नमस्ते। जैसा कि आप सभी लोग जान चुके हैं कि सरकार के आदेश के अनुसार सभी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुई हैं और उसी संदर्भ में आज के ये जो वीडियोस बन रहे हैं और आज से ये जो कक्षाएं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोगों को मिलेंगी वो एक्चुअली एकेडमिक कक्षाएं होंगी और उन सभी बच्चों के लिए होगी जो बच्चे हमसे लाइव में लेक्चर पढ़ते थे। मेरा नाम दिलीप यादव है, आप जानते ही होंगे अधिकांश लोग। और हम जिस टॉपिक को जहाँ से छोड़े थे उसके आगे से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे उसके आगे से ही उसे पढ़ना शुरू करेंगे और अपनी फेयर कॉपीज़ में इन सभी डेरिवेशंस को नोट करना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर ये लॉकडाउन और लंबे समय तक चला तो ये संभव ना होगा कि इसे क्लासरूम में दोबारा पढ़ाया जाए। तो इसलिए आप सभी लोग वीडियो को रोक के समझते हुए आगे से इसको नोट करना फेयर कॉपी में शुरू कर देंगे, ठीक है। और कंटिन्यूअसली आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से वीडियोस मिलती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी एकेडमिक क्लास के स्टूडेंट्स हैं। इसी चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को केएल सर जी की इंग्लिश की कक्षाएँ मिलेंगी अपने निश्चित समय में। लिंक आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाएगा और उस लिंक के माध्यम से आप जो है वीडियो को देख करके अपने घर में नोट्स बना पाएंगे, ठीक है। तो आज पहली क्लास की हम शुरुआत करते हैं 11th क्लास की फिजिक्स की। जैसा कि नारायण पब्लिक में कल ग्रुप क्रिएट करते हुए ग्रुप में यह सूचना दे दी गई थी कि आज यानी जो है आज से क्लासेस शुरू होनी है, ठीक है। तो पहला लेक्चर मेरा फिजिक्स का है और आज हम आपके साथ फिजिक्स के अनुभव, फिजिक्स की परिभाषाएं और फिजिक्स का अपना निजी एक्साइटमेंट एंड स्कोप ये शेयर करेंगे। वीडियो लगभग बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी मिक्सअप होगा। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिएगा कि ये वीडियोज़ या ये क्लासेस फेक क्लासेस चल रही हैं। ऐसा नहीं है, इनका रियल एग्जिस्टेंस है और इसके आगे से ही स्कूलों में कक्षाएं शुरू की जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स। बच्चों, आप जानते हैं कि फिजिक्स के पहले हमें साइंस की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए और आप यह भी जानते हैं कि साइंस की डेफिनेशन को हम 8th क्लास से संभवतः सीखते हुए आए हैं। फिर हमने साइंस की ब्रांचेस पढ़ी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिर उनकी जो शाखाएं हैं उनको पढ़ा है। तो उसी में से हमारा विषय है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। और फिजिक्स की एक्चुअल ओरिजिनेशन कहाँ से है? तो फिजिक्स शब्द जो है, अगर हम इसकी ओरिजिन देखें तो ये ग्रीक लैंग्वेज के, जो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज के फ्यूजिस शब्द से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा के फ्यूजिस शब्द से मिलकर बना हुआ है और इस फ्यूजिस का अर्थ होता है नेचर। इस फिजिक्स का अर्थ होता है नेचर। आप अपनी रफ कॉपी में नोट करेंगे कि फिजिक्स का अर्थ नेचर होता है। और फिजिक्स ओरिजिनली किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है फ्यूजिस, और फ्यूजिस का अर्थ है नेचर। यानी सीधी सी बात हमें समझ में आती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के सभी नियमों का अध्ययन करते हैं उसे हम भौतिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। वंस अगेन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं उसे हम फिजिक्स, भौतिक विज्ञान कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals the study of nature is called physics, ठीक है। तो ये हो गई। अच्छा हाँ, अब चूंकि इसको अगर आप नेचर कह रहे हैं तो आपकी भाषा में इसी का एक और अर्थ हो जाएगा कि इसे हम नेचुरल साइंस भी बोलेंगे। ये प्राकृतिक विज्ञान भी कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि जब ये फ्यूजिस से मिली है, इसका अर्थ नेचर है, तो ये नेचुरल साइंस हो गई। तो पहले इसको वास्तव में प्राकृतिक विज्ञान
के नाम से ही जाना जाता था। और बाद में इसको भौतिक शब्द देने वाले अरस्तु थे। ठीक है, अरस्तु ने इसे भौतिक विज्ञान कहा था और इसके पहले इसे प्राकृतिक विज्ञान के नाम से ही जानते थे। तो एक पुरानी परिभाषा फिजिक्स की आपको याद हो जानी चाहिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, जिसे बाद में भौतिक विज्ञान कहा गया। ठीक है, आगे चलेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, नई डेफिनेशन इसकी क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। तो आप समझिए, हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन बताते हैं। अच्छा, मॉडर्न डेफिनेशन कहाँ से बनी? मॉडर्न डेफिनेशन इसकी कहाँ से आई? इसकी जो आधुनिक परिभाषा है वो कहाँ से आई? आधुनिक परिभाषा आई थी आइंस्टीन के इक्वेशन E=mc² के माध्यम से। इसके पहले जब आइंस्टाइन ने अपना ये इक्वेशन नहीं दिया था तो हम लोग ये समझते थे कि द्रव्यमान, वजन जिसे आप कहते हैं, जिसे आप केजी में मापते हैं, द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग पहलू हैं अपने, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। पहले ऐसा ही माना जाता था, लेकिन बाद में जब आइंस्टाइन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बताया तो उन्होंने ये बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही भौतिक राशि के दो पहलू हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिणत किया जा सकता है। तब से विज्ञान की परिभाषा ही बदल गई। भौतिक विज्ञान को फिर प्राकृतिक विज्ञान ना कहा गया और भौतिक विज्ञान की परिभाषा को एक नए परिप्रेक्ष्य में संबोधित किया गया। तब क्या कहा गया? तब ये कहा गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अन्योन्य क्रियाओं का, उनकी म्यूचुअल एक्शंस, रिएक्शंस का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो जैसा कि इस डेफिनेशन ने कहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा, इसका अध्ययन किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है, इन दोनों की म्यूचुअल रिएक्शंस का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब समझिए, द्रव्य का अर्थ हो गया वह जो स्थान घेरता हो तथा जिसमें कुछ वजन होता हो, उसे हम द्रव्य कहते हैं। यानी ओवरऑल मॉस को हम इंडिकेट कर रहे हैं और आगे एनर्जी लिखी हुई है। और इसी दोनों में संबंध ही तो आइंस्टीन ने बताया था, E=mc²। बताया था कि नहीं? m क्या है? m है द्रव्यमान, c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में इसका मान क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हालांकि ये केवल निर्वात के लिए ही सत्य है। अगर अपनी लाइट पानी में चले, कांच में चले, तो ये स्पीड चेंज हो जाएगी। फिर ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं होगी, फिर इसकी स्पीड दूसरी हो जाएगी, धीरे धीरे घटते जाएगी। वो जितने घने माध्यम में लाइट जाएगी उसकी स्पीड उतनी ही डाउन होती जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके लिए ज़रूरी है। इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं, E=mc²। एक फेमस समीकरण है आइंस्टीन का। तो विज्ञान की नई परिभाषा ने क्या कहा? भौतिक विज्ञान की नई परिभाषा ने कहा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये आपको सबसे सरल शब्दों में कही हुई परिभाषा याद कर लेनी है। इसके पहले वाली परिभाषा ज़्यादा तर्कसंगत अब नहीं है,
इसलिए आप ये परिभाषा आगे के लिए याद नहीं रखेंगे कि वह विज्ञान जिसके अंतर्गत प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है। हालांकि वो आपकी जानकारी में होनी चाहिए, लेकिन जब आपको कॉपी में कभी एग्जाम में लिखना होगा तो आप यही परिभाषा लिखेंगे। और इस परिभाषा के मूल रूप से जन्मदाता अब आप समझ चुके होंगे कि आइंस्टीन ही थे, क्योंकि आइंस्टीन की इक्वेशन के बाद ही इस तरह की परिभाषाएं तर्कसंगत हो सकी। बच्चों जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हमारे ही साथ आपको ये समझने को मिलेगा, आपको ये जानने को मिलेगा कि वास्तव में इसी लाइन में पूरी फिजिक्स खत्म है। इन एवरी चैप्टर we'll study about एनर्जी। स्टार्टिंग के इंट्रोडक्टरी चैप्टर को छोड़कर, स्टार्टिंग के परिचय वाले अध्यायों को छोड़कर बाकी किसी भी चैप्टर में विदाउट एनर्जी आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, विदाउट मॉस आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो एक्चुअली मॉस एंड एनर्जी इज द बेस, मॉस एंड एनर्जी इज द रूट ऑफ फिजिक्स। जड़ है फिजिक्स की, इसी से पूरी फिजिक्स का काम होगा। चलिए, तो ये बात आपको इंट्रोडक्टरी समझ में आ गई होगी फिजिक्स की। अब हम चलते हैं फिजिक्स को मूलतः कितने भागों में बांट सकते हैं। फिजिक्स कितने भागों में बांटी जा सकती है? फिर तो बहुत फिजिक्स हैं, लेकिन फंडामेंटली उसे कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसे ज़रा देखते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स पूरी भौतिक विज्ञान को मात्र 2 भागों में आप बांटेंगे। इन भागों में सभी भाग आ जाएंगे, लेकिन फंडामेंटली जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो मात्र 2 भागों में। आप उन्हें भी देख लीजिए। ब्रांच ऑफ फिजिक्स के थ्रू 2 भाग हैं। एक तो भौतिक विज्ञान का स्थूल प्रभाव है, स्थूल प्रभाव, और दूसरा भौतिक विज्ञान का सूक्ष्म प्रभाव है। स्थूल प्रभाव मतलब माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट, और सूक्ष्म प्रभाव यानी माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट, ये प्रभाव होंगे। इस भाग में हमने इस फिजिक्स को क्यों बांटा है? कारण क्या है? कारण ये है कि स्थूल और सूक्ष्म वास्तव में यही 2 मूल प्रभाव हैं। फिजिक्स के जितने भी ब्रांचेज आप पढ़ेंगे, फिजिक्स के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आप पढ़ेंगे, तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होंगे जिन्हें आप हाथ से टच करके अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हुए कर पाएंगे। आपने ये बात देखी होगी, जिससे आप कंटिन्यूअसली देख सक रहे होंगे, समझ सक रहे होंगे। सामान्य भाषा में उसे गांव का, शहर का हर आदमी समझ रहा होगा। ये हो गया मैक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोपिक कौन हुआ? जब हम ऐसी मैकेनिक्स की बात करें जिसे हमारे स्पर्श करने में समझ ना आए, या हम जिसे अपनी आँखों से ना देख सकें, वो माइक्रोस्कोपिक हो गया। अब माइक्रोस्कोपिक के बहुत सारे पार्ट हैं, माइक्रोस्कोपिक के भी पार्ट्स हैं। तो अब हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक के कितने। आप ऐसे ही बनाएंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या भौतिक विज्ञान की शाखाएं। मूलतः भौतिक विज्ञान को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। एक स्थूल प्रभाव, एक सूक्ष्म प्रभाव। फिर आप स्थूल प्रभाव के भाग पढ़ेंगे। स्थूल प्रभाव में आप क्या क्या सीख सकते हैं, आइए हम वही इंट्रोडक्शन अब आपको देते हैं कि स्थूल प्रभाव में आप क्या क्या सीख सकते हैं। देखिएगा,
मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक जैसे मैं आपसे कहूं, आपने अपने जीवन में क्या कभी ऊष्मा का अनुभव नहीं किया है? सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, गर्म वस्तु है, ठंडी वस्तु है, आपने एक्सपीरियंस किया है इस बात का? किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल किया है। आपको मालूम है कि आपके घर में जो जनरेटर्स हैं वो जब स्टार्ट होते हैं तो वो हीट इंजन का एक विशेष विज्ञान है, जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं, वो पढ़ते हैं। अपनी लाइफ में आपने लाइट को एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है? उसकी सहायता से वस्तुओं को देखा है कि नहीं देखा है? उसके उपकरणों को देखा है कि नहीं देखा है? तो आप यही कहेंगे देखा है। आप अपने जीवन में कभी बैटरी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आप कहेंगे हम देखते हैं। तो ये सारी बातें जिन्हें आप अपनी लाइफ में डेली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिन्हें आप टच कर रहे हैं, जिन्हें आप देख पा रहे हैं, तो वो सभी विषय हम इधर डिवाइड कर देंगे मैक्रोस्कोपिक में। और वो सारी बातें जिनका हम सिर्फ अनुभव नहीं कर पा रहे हैं बल्कि उपयोग कर रहे हैं, जिनका हम केवल उपयोग कर रहे हैं, वो माइक्रोस्कोपिक हो गया। जैसे हमको सोलर एनर्जी मिल रही है, लेकिन सोलर एनर्जी को जो इंटरनल रिएक्शंस हैं, जो उनकी आंतरिक क्रियाएं हैं, जहां से वो एनर्जी पैदा हो रही है, जिन लक्षणों से वो पैदा हो रही है, वो फोटान आ रहे हैं, गिर रहे हैं, आगे हम पढ़ाएंगे इसे। तो ये जानकारी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, ना कि अपने जीवन में हम उसे देख सकते हैं, तो वो हमारा माइक्रोस्कोपिक भाग हो गया। तो मैक्रोस्कोपिक के कई भाग हो सकते हैं, आपने ऐसा देखा। जैसे मैंने आपको उदाहरणार्थ समझाया कि लाइट को आपने एक्सपीरियंस किया, उदाहरणार्थ हमने आपको समझाया कि आपने हीट को एक्सपीरियंस किया। तो ये सब आपके एक्सपीरियंसेस हैं। तो आइए हम भागों में बांटेंगे इसे। पहला भाग हम कह सकते हैं ऊष्मागतिकी। कोई भाग आप पहला कह लीजिए, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी को हम अंग्रेजी में बोलेंगे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऊष्मा का अध्ययन करते हैं। लेकिन किस तरह से ऊष्मा का अध्ययन करते हैं? तो आप खुद ही देखिए, यहाँ पे शब्द लिखा है, ऊष्मा तो है लेकिन गति के साथ, हीट हैविंग मोशन, हीट विद डायनामिक्स। हीट है तो, लेकिन डायनामिक्स के साथ है, गति विज्ञान के साथ है। अर्थात हीट के माध्यम से हमें हीट के माध्यम से हमें मोशन को क्रिएट कराना है या उससे कोई काम करना है। ठीक है। जैसे सरल भाषा में आपकी विज्ञान लिखती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा का अध्ययन ताप, दाब तथा आयतन के पदों में किया जाता है, उसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ताप, दाब तथा आयतन आदि के पदों में किया जाता है। ताप, दाब और आयतन, इनके पदों में किया जाता है। अर्थात टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इनके पदों में, ताप, दाब तथा आयतन के पदों में थर्मोडायनेमिक्स का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा का अध्ययन ताप, दाब तथा आयतन आदि के पदों में किया जाता है। अब इसमें लागू क्या क्या है? तो इसमें लागू है कि यह हमें समझना है कि हमारे घर का फ्रिज कैसे काम कर रहा है, यह हमें समझना है कि हमारे घर में इंजन कैसे काम करता है, यह हमें समझना है कि हमारे घर में बाइक किस तरह से चल रही है।
उनका जो दहन प्रक्रियाएं हैं, इंजन के जो चलने की प्रक्रियाएं हैं, उन्हें हमें समझना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके भी कुछ अपने रूल्स होने चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक्स के अपने रूल बने, जैसे ऊष्मागतिकी का जीरोथ लॉ को हम बोलेंगे शून्यांक नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसे हम बोलेंगे द्वितीय नियम। तो इन सभी नियमों के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। फिजिक्स का परिचय हुआ, फिजिक्स की परिभाषाएं हुई, फिजिक्स के मूल भाग हुए, और उन मूल भागों में से उस भाग के अंतर्गत जितने भाग हैं उनके पहले भाग का हमने अध्ययन किया। फिलहाल हम अगले वीडियो के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप सभी लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाय, टेक केयर।